वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक मेटल रॉड का यंग्स मॉडुलस दे रखा है और उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बोल रखा है। अभी क्या है कि उसको दो एंड पे फिक्स कर किसी सपोर्ट के हेल्प से और गर्म कर रहा है। मतलब ऐसा है, मैं बोला कि इन दो सपोर्ट के बीच में इस रॉड को रख के हम लोग गर्म कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर डेल टी जो है वो बोला T°C। तो बोला इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो बताना। देखो अभी क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका लेंथ बढ़ना चाहेगा, लेकिन सपोर्ट की वजह से बढ़ नहीं पाएगा, इस वजह से स्ट्रेस आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू एफ एल ए अपॉन डेल्टा एल। यहाँ पे स्ट्रेस मतलब एफ अपॉन ए अगर निकालना होगा तो एफ अपॉन ए को बोलेंगे हम लोग y डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है। डेल्टा टी यहाँ पे टी बोल रखा है। तो जो स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा वो होगा वाई अल्फा इंटू टी। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है इसके लिए करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि M1 ग्राम आइस जो इनिशियली -10°C पे था उसको ऐड किया गया M2 ग्राम वाटर जो इनिशियली 50°C पे। मतलब M1 ग्राम आइस जो है -10°C, इसको ऐड किया गया M2 ग्राम वाटर से जो इनिशियली 50°C पे। और फाइनली क्या हुआ कि सारा जो आइस है मेल्ट हो गया और पानी जो इनिशियली 50°C पे था उसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर 0 हो गया। तो लेटेंट हीट आइस के लिए कितना होगा वो बताना है मुझे। देखो अभी यहाँ पे होगा क्या कि पहले आइस जो -10°C पे था उसका टेम्परेचर बढ़ के 0 पे आया होगा। 0 पे आने के बाद वो मेल्ट हुआ होगा और पानी जो इनिशियली 50°C पे था वो 50 से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होके 0 आया होगा। तो जब 50 से 0 आएगा पानी का टेम्परेचर टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो एनर्जी निकलती है। हम लोग बोलेंगे जो हीट एनर्जी हमें मिलेगी वो होगा M2S डेल्टा टी। पानी के लिए एस का वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऐसा एस की जगह पे 1 डेल्टा टी 50 से घट के 0, टेम्परेचर 50 से घट के 0 हो गया, मतलब डेल्टा टी को हम लोग 50 लिखेंगे। ऐसा कितना एनर्जी मिलेगा इस एनर्जी से, हीट एनर्जी से। पहले बर्फ जो -10°C पे था उसका टेम्परेचर बढ़ के 0 पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो हीट चाहिए वो M1S 0.5 डेल्टा टी -10 से 0 मतलब 10। ठीक है, उसके बाद फिर बर्फ पिघलेगा, वहाँ पे भी हीट चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे M1N2L ऐसा। तो मुझे एल ही निकालना है। यहाँ से M2 × 50 माइनस M1 × 5 इक्वल टू M1L। एल निकालना है तो M1 को इधर लेफ्ट साइड ला के डिवाइड, तो एल का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा M2 अपॉन
m1 इंटू 50 -5। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। थर्ड वाला देखो, देखो थर्ड वाले में एक कॉपर रॉड और एक एल्युमिनियम रॉड। कॉपर रॉड का लेंथ दे रखा है 88 सेंटीमीटर, एल्युमिनियम का बोला है लेंथ अननोन। अभी बोला है उनका जो इंक्रीज इन लेंथ है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज इन लेंथ टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो एल्युमिनियम रॉड का लेंथ क्या होगा वही बताना है। एक्चुअली देखो क्या है कि मान लो कि इनिशियली कॉपर का लेंथ 88 था कॉपर के लिए, और एल्युमिनियम के लिए हम लोग कुछ भी बोल दिए एल था। इनिशियली इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस हम लोग बोलेंगे 88 माइनस एल। बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉपर का भी लेंथ बढ़ेगा 88 से कुछ बढ़ के 90 92 ऐसा, एल्युमिनियम का भी एल से बढ़ के, फिर उनका जो डिफरेंस हम लोग देखेंगे, मतलब फाइनल लेंथ ऑफ कॉपर माइनस फाइनल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, वो इनिशियल डिफरेंस के बराबर है, मतलब टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि जितना लेंथ कॉपर का बढ़ रहा है उतना ही लेंथ एल्युमिनियम का बढ़ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे डेल एल फॉर कॉपर और डेल एल फॉर एल्युमिनियम। ये दोनों बराबर है, इसलिए इनका जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो कॉपर के लिए हम लोग बोलेंगे डेल एल का वैल्यू, एल ऑफ कॉपर मतलब 88 सेंटीमीटर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। एल्युमिनियम के लिए लिखेंगे लेंथ ऑफ एल्युमिनियम एल, अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इंटू डेल्टा टी। दोनों साइड से डेल्टा टी कट जाएगा, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम जो निकालना है वो हो जाएगा 88 इंटू अल्फा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई अल्फा ऑफ एल्युमिनियम। अल्फा ऑफ कॉपर और अल्फा ऑफ एल्युमिनियम क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दोगे तो जो एल आएगा लेंथ ऑफ कॉपर रॉड वो हो जाएगा 68 कैलकुलेशन के बाद। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में बोल रखा है कि 100 ग्राम आइस जो पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसको 200 ग्राम पानी जो इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पे था उसमें डाला गया। तो बोल रहा है कितना आइस मेल्ट होगा पानी का टेम्परेचर 25 से 0 आने पे। अभी देखो हम लोग बोलेंगे कि पानी इनिशियली जो था मेरा 200 ग्राम 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसका टेम्परेचर 25 से घट के 0 हो जाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। तो हीट एनर्जी मिलेगा कितना, तो एम एच डेल्टा टी। तो एम को हम लोग बोल देते हैं 200 ग्राम था। एस का वैल्यू यहाँ पे जूल वाला दे रखा है, बट हम लोग कैलोरी वाला ही लिख लेते हैं, या फिर चलो जूल वाला ही लिख लेते हैं। 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अभी यहाँ पे देखो जो एस दिया हुआ है वाटर के लिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, इसमें यूनिट में देखोगे पर केजी के लिए दिया हुआ है, तो मास को भी हमको केजी में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 200 ग्राम नहीं 0.2 केजी लिखेंगे। एक्चुअली हम लोग बोलेंगे कि एम की जगह पे लिखो 0.2 केजी
एम एस डेल्टा टी को हम लोग बोलेंगे 25 - 0 मतलब 25 ऐसा। इस हीट एनर्जी से जो पानी का टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण मिला, इस हीट एनर्जी से मान लो कि m kg बर्फ मेल्ट हो गया। टोटल मेरे पास 100 ग्राम मतलब 0.1 kg बर्फ था जो पानी में डाला गया था। 0.1 kg से कुछ बर्फ मतलब m kg मेल्ट हो गया, तो वही कितना मेल्ट हुआ वही बताना है, मतलब मुझे m का वैल्यू बताना है। तो मैंने बोला m kg मेल्ट हुआ, तो m kg मेल्ट होने के लिए एनर्जी जो चाहिए हीट एनर्जी वो m इंटू एल। एल की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3.4 इंटू 10⁵ ऐसा। तो यहाँ से एम का वैल्यू मिल जाएगा तुमको, हो जाएगा 0.24200 इंटू 25/3.4 इंटू 10⁵। एम का वैल्यू यहाँ पे केजी में मिलेगा, फिर उसको हम लोग ग्राम में बदल लेंगे, और जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो होगा 61.7 ग्राम। तो बोलेंगे हम लोग ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला में एक स्टील रॉड दे रखा है, उसके लिए यंग्स मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब अल्फा दे रखे हैं। लेंथ एरिया दे रखा है, उसको हीट किया गया 0 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ होगा तो टेंशन बताना है। चलिए देखो, हम लोग पढ़ रखे हैं कि y इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल एल ऐसा। तो जो टेंशन उसमें आएगा हीट करने की वजह से, मतलब एफ उसको बोल देते हैं हम लोग, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा वाई ए डेल एल अपॉन एल, और डेल एल अपॉन एल को बोलते हैं हम लोग अल्फा डेल्टा टी। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो वाई यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में दे रखा है, ए एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेना है क्योंकि आंसर मुझे एसआई यूनिट में चाहिए, न्यूटन में चाहिए। अल्फा का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻⁵, और डेल्टा टी को हम लोग बोलेंगे 400। तो सबका वैल्यू यहाँ इसमें रखने के बाद जो एफ आएगा वो आएगा 8 इंटू 10⁵ न्यूटन। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला थ्योरेटिकल है। बोला अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। सीधा डेफिनेशन है, तो इसमें डायरेक्ट टिक ही लगाना है। हम लोग बोलेंगे थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, सेवंथ। सेवंथ में बोला है किसी सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो डेंसिटी क्या होगा वो बताना है। मतलब तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, पी एम इक्वल टू रो आर टी। तो रो मुझे डेंसिटी निकालना है, तो बोलेंगे पी एम अपॉन आर टी। पी प्रेशर यहाँ पे दे रखा है 249 किलो पास्कल, मतलब 249,000 पास्कल। एम मोलिकुलर मास हाइड्रोजन के लिए मोलिकुलर मास 2 ग्राम होता है, केजी में लिखेंगे, मतलब एम को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³
ऐसा। आर का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, टी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो टी की जगह पे केल्विन में हम लोग बोलेंगे 300 केल्विन। तो सबका वैल्यू डाल दोगे तो जो डेंसिटी आएगा वो आएगा 0.2 kg/m³। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला देखो, बोला मीन फ्री पाथ किसी मॉलिक्यूल के लिए उसका डायमीटर के साथ कैसे रिलेटेड है। तो मीन फ्री पाथ एल से अगर डिनोट करें तो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है 1/√2 n π/d²। यहाँ पे d जो है डायमीटर है, l जो है मीन फ्री पाथ है, तो l को बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ऐसा तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा। नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाले में बोला कि आरएमएस वेलोसिटी जो है किसी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड। तो आरएमएस वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 RT/m, मतलब Vrms जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th वाला, देखो बोला कि किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी के इक्वल होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी वो 47 डिग्री से पे बोल रखा। तो हम लोग बोलेंगे मान लो कि टी केल्विन पे, चलो तो टी केल्विन पे हाइड्रोजन का आरएमएस तो 3 RT/m हाइड्रोजन के लिए। ऐसा ये इक्वल होना चाहिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 3 RT। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 320 केल्विन। तो यहाँ पे 320 लिख देंगे, 320 अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो 32 ग्राम/kg में। ऐसा दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे रूट हटाने के लिए, उसके बाद रूट हटने के बाद 3 कट जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा T = 320 इंटू 2/32, मतलब 20 केल्विन। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 में किसी कंटेनर के अंदर 3 गैस भरा हुआ है, 3 गैस का मिक्सचर। ऑक्सीजन बोला है 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब अगर मोल देखें हम लोग तो N1 अगर बोलते हैं तो 16/32, मोलिकुलर मास इसका 32 होता है, तो ये हो जाएगा हाफ मोल। हाफ मोल ऑक्सीजन था। उसके बाद बोल रखा है कि उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन है, मतलब N2, तो उसका मोल हम लोग देखेंगे तो 28/28, मतलब 1 मोल। उसके बाद 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोलिकुलर वेट 44 ही होता है, तो ये 1, मतलब कुल टोटल मोल देखोगे, एन टोटल तो तुम्हारा हो जाएगा 1+1+½ मतलब 5/2 ऐसा। तो अभी बोला कि उस मिक्सचर में टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल मोल हो गया 5/2, तो प्रेशर के लिए हम लोग पी इक्वल टू एन आर टी, पी को बोलेंगे एन आर टी बाई फी, तो पी इक्वल टू एन, एन मतलब टोटल एन एक्चुअली, तो 5/2 हो गया एन आर टी अपॉन फी, ये होगा उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में दो स्फेयर जो सेम मटेरियल के, उनका रेडियस दे रखा है, एक का 1 मीटर दूसरे का 4 मीटर, और उनका टेम्परेचर दे रखा है। तो जो एनर्जी रेडिएट करेंगे पर सेकेंड दोनों स्फेयर, उनका रेशियो क्या होगा। देखो, तो जो एनर्जी रेडिएट करते हैं पर सेकेंड, उसका फॉर्मूला जो होता है सिग्मा ई ए टी के पावर 4, ऐसा बोल, ई जो होता है सिग्मा ई ए टी के पावर 4, और ई को हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी की पावर 4, ए को 4 पाई r² ऐसा, सरफेस एरिया 4 पाई r², मतलब 4 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब इसको और ऐसा बोल सकते हैं, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² टी के पावर 4। तो E1/E2 अगर मुझे चाहिए, क्योंकि रेशियो चाहिए था, तो हो जाएगा r1² T1 के पावर 4 r2² T2 और ऐसा, R1 R2 दे रखा है 1 और 4, तो R1 की जगह पे 1 रखना है, R2 की जगह पे 4 रखना है, T1 दे रखा है 4000, T2 दे रखा है 2000, सबका वैल्यू रख दोगे तो ये आएगा 1 जैम। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, बोला कि किसी स्फीयर से जो पावर रेडिएट हो रहा है, मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, वो पी नोट है कब, जब उसका लेमडा एम का वैल्यू लेमडा नोट। एक्चुअली हम लोग ऐसा करेंगे, देखो हम लोग ऐसा बोले थे कि लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा नोट दिया हुआ है, लेमडा 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 लेमडा नोट अपॉन 4। हम लोग जानते हैं कि लेमडा एम एन टू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, लेमडा एम एन टू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हो गया लेमडा 1 T1 इक्वल टू लेमडा 2 T2 ऐसा। तो लेमडा 1 की जगह पे लेमडा नोट रख देंगे, लेमडा 2 की जगह पे 3 लेमडा नोट अपॉन 4 रख देंगे, तो यहाँ से T1/T2 जो आएगा हो जाएगा 3/4 ऐसा। अब पावर रेडिएटेड सिग्मा ई ए टी के पावर 4, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। तो फर्स्ट वाले केस में पावर रेडिएटेड को बोलेंगे T1 के पावर 4 के प्रोपोर्शनल, दूसरे वाले केस में बोलेंगे हम लोग पावर रेडिएटेड को T2 के पावर 4 के प्रोपोर्शनल ऐसा। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मान लो P1/P2, P1 P2 पावर रेडिएटेड है फर्स्ट और सेकंड केस में,
बोलेंगे ये T1/T2 की पावर 4 के ऐसा इक्वल होगा, और T1/T2 की जगह पे 3/4 रख देंगे। 3/4 का पावर 4 करोगे तो 81/256 ऐसा। तो P2 को बोलेंगे 256/81 और P1 को इस केस में P बोल रखा था। स्टार्टिंग में जो पावर रेडिएटेड हो रहा था फर्स्ट केस में उसको P बोला था, तो P1 को P बोल देंगे, मतलब बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 14th वाले में बोला है कि हॉट वाटर जो है उसको 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है 10 मिनट में, मतलब कुल होता है 60 से 50 10 मिनट में। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे तो टेम्परेचर जो फॉल हो रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ऐसा बोलता था कि dt/dt रेट ऑफ कूलिंग जो होता था वो होता था -k, और चलो फिर मैग्नीट्यूड की बात कर देंगे, k T एवरेज माइनस T सराउंड। तो फर्स्ट केस में हम लोग बोलेंगे जो टेम्परेचर फॉल हुआ और 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10, टाइम भी लगा 10 मिनट, इक्वल टू के एवरेज टेम्परेचर बॉडी का देखोगे तो 60 से 50 फॉल हुआ है, मतलब एवरेज 60 + 50/2 मतलब 55 माइनस टी सराउंडिंग को हम लोग बोल देते हैं T0 ऐसा। एक इक्वेशन है। सेकेंड केस में फिर से अगले 10 मिनट में वो 50 से घट के 42 हो जा रहा है। पहले 10 मिनट में 60 से 50, अगले 10 मिनट में 50 से 42। तो इस बार टेम्परेचर कितना घटा, तो 50 से 42 मतलब 8 डिग्री सेल्सियस, टाइम फिर से 10 मिनट के टी एवरेज। तो टी एवरेज के लिए बोलोगे 50 + 42/2, तो हो जाएगा 92/2 मतलब 46 एवरेज माइनस। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे दो तो के ऐसे ही कट जाएगा। डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 10/8 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 55 माइनस T0 और नीचे में बचेगा 46 माइनस T0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T0 का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा 10 डिग्री सेल्सियस 10। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। देखो दो प्लेट ए और बी जिनका थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 दे रखा है क्वेश्चन में कि एक का 84 है और दूसरे का 126। उनका एरिया, सरफेस एरिया और थिकनेस बोला इक्वल है। मैं बोला कि ऐसा दो प्लेट है जो कांटेक्ट में रखे, इनका थिकनेस दोनों का एल ले लेते हैं, सरफेस एरिया को ए बोलते हैं। ये मेरा प्लेट ए है, प्लेट बी है,
इनके आउटर सरफेस, ए के आउटर सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, बी के आउटर बाहरी वाले का 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो कांटेक्ट है, मतलब यहाँ का ए वाला, इस जॉइंट, इस कांटेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा वो बताना। तो इस कांटेक्ट का टेम्परेचर हमने बोल दिया 3 डिग्री सेल्सियस। ऐसा। अभी स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जिस रेट से हीट फ्लो हो रहा होगा ए से, उतना उसी रेट से बी से होगा। मतलब जितना हीट पर सेकंड प्लेट ए से जाए, उतना ही हीट बी से पर सेकंड जाएगा। तो मतलब हीट फ्लो रेट दोनों का सेम होना चाहिए। तो ए के लिए लिखेंगे हम लोग के, ए के का वैल्यू ए के लिए लेना है 84, के इंटू ए एरिया इंटू डेल्टी, डेल्टी को बोलोगे 100 माइनस टी अपॉन एल। ऐसा। बी के लिए लिखना होगा तो बी के लिए बोलेंगे के का वैल्यू बी के लिए लेना है 126। ए, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस 0, मतलब टी हो जाएगा अपॉन एल। तो ए बाई एल दोनों साइड से कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लोगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा। सोल्व करने के बाद टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कोई कार्नोट इंजन जो हीट लेता है सोर्स से, वो है 3 × 10⁻⁶ कैलोरी। अब Q1 जो सोर्स से हीट लेता है उसको हम लोग Q1 बोलते हैं, वो दे रखा है 3 × 10⁻⁶ कैलोरी। जूल में अगर बदल ले तो N2 4.2 करना पड़ेगा। तो इतना जूल Q1 दे रखा है। सोर्स का टेम्परेचर मतलब T1 दे रखा है 627 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया तुम्हारा 900 केल्विन। T2 दे रखा है, मतलब सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया 300 केल्विन। तो वर्क निकालना है W। तो देखो एफिशिएंसी का हम लोग फॉर्मूला एक पढ़ रखे हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1। और दूसरा W/Q1, मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस T2/T1 इक्वल टू W/Q1, क्योंकि ये दोनों एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला है, मतलब दोनों इक्वल ही होते हैं ऐसा। तो T2 T1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, W निकालना है तो सबका वैल्यू इसमें डाल देंगे हम लोग। तो W आ जाएगा, W जो आएगा कैलकुलेशन के बाद वो होगा 8.4 इंटू 10⁶ जूल। बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। देखो बोला कि किसी गैस को कंप्रेस करने के लिए जो उस पर वर्क किया जा रहा है 146 किलो जूल, किस प्रोसेस से कंप्रेस किया जा रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस बोल रखा है। और इस प्रोसेस में जो कंप्रेस करने से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो 7 डिग्री सेल्सियस। तो तुमसे बोला है कि ये गैस कौन सा है, मतलब मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ऐसा। अभी कहानी क्या है कि हम लोग प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक में डेल क्यू 0 होता है। डेल क्यू नो हीट एक्सचेंज, मतलब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े हैं, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अगर ये चीज 0 है तो डेल यू इक्वल टू हो जाएगा
माइनस डब्ल्यू के इक्वल। देखो इस केस में जो वर्क डन दे रखा है वो -146 किलो जूल। माइनस क्यों? क्योंकि कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घट रहा है मतलब वर्क डन निगेटिव। तो वर्क डन जो दे रखा है वो -146, और एक माइनस और यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वर्क डन को हम लोग डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि ये दे दिया हुआ है -146 किलो जूल ऐसा। तो डेल्यू का वैल्यू हो जाएगा 146 किलो जूल ऐसा। और डेल्यू को हम लोग जानते हैं कि एन सी वी डेल्टा टी होता है। एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू 146 ऐसा। अभी कहानी देखो क्या है कि नंबर ऑफ मोल भी दिया हुआ है 1 किलो मोल, किलो में दिया हुआ है, मतलब 1000 मोल दिया हुआ है। डेल्यू या वर्कडन जो भी है वो भी किलो जूल में, तो दोनों साइड से तो किलो किलो कट ही जाएगा। तो एन की जगह पे आप 1 ही रखो सिंपली। एन सी भी हम लोग बोलेंगे FR/2, डेल्टा टी बोला है 7 इक्वल टू 146। आर का वैल्यू 8.3 यहाँ पर डाल दोगे तो एफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मिल जाएगा। और एफ जो है वो आता है कैलकुलेशन के बाद एफ का वैल्यू 5 आता है। यहाँ से सोल्व करोगे तो एफ का वैल्यू 5 आएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 जो होता है डाई एटॉमिक के लिए होता है, तो हम लोग बोलेंगे जो गैस है वो डाई एटॉमिक। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बोला किसी कार्नोट इंजन में डाई एटॉमिक गैस यूज किया जा रहा है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है कार्नोट इंजन, तो वॉल्यूम जो है 20 से बढ़ के 32 भी हो जा रहा है। तो इफिशियंसी क्या है उस कार्नोट इंजन का? देखो एक्चुअली कार्नोट इंजन में दो प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, दो एडियाबैटिक, मतलब एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वो दे रखा है वॉल्यूम जो है इंक्रीज होके V से 32 ऐसा। अभी देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं टी फी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब T1 φ1 गामा -1 इक्वल टू T2 φ2 गामा -1। और यहाँ से T1/T2 जो है, या फिर T2/T1 ही निकाल लेते हैं। ओके, T2/T1 जो है वो तुम्हारा हो जाएगा V2/φ1 का पावर गामा -1। V2 की जगह पे लिखेंगे 32 भी, P1 की जगह पे लिखेंगे V भी कैंसिल हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 का पावर गामा -1। डाई एटोमिक गैस है, डाई एटोमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है 7/5, -1 करोगे तो 2/5, मतलब ये हो जाएगा 32 का पावर 2/5। और 32 को हम लोग एक्चुअली ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ये 32 होता है, इसका पावर 2/5 है ऐसा। तो ये 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब ये 4 हो जाएगा ऐसा। तो T2/T1 इक्वल टू 4 ऐसा।
अभी कहानी देखो, जो इफिशियंसी हम लोग पढ़े थे 1 - T2/T1, ये T2 जो होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 जो होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। मतलब T2 एक्चुअली हम लोग बोलेंगे कि लोअर टेम्परेचर, T1 हायर टेम्परेचर, लेकिन इस केस में जो मेरा आया और T2 ही हायर है, मतलब T2 ही सोर्स का है, तो इसका एक्चुअली नाम ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब T2 को इस केस में हम लोग बोलेंगे, क्योंकि T2/T1 का वैल्यू 4 आया, मतलब T2 हायर है, मतलब T2 जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, T1 जो है टेम्परेचर ऑफ सिंक है। ठीक है, तो जब हम लोग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 - T1/T2 लिखेंगे ऐसा। T1 T2 बस नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। T1 अभी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये टेम्परेचर ऑफ सिंक, T2 जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ऐसा मतलब T1 लोअर और T2 हायर। तो ये T1/T2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4, 1 - 1/4 करोगे तो हो जाएगा 3/4, 3/4 मीन्स 0.75। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसे है कि VT कर्व दिया हुआ है, मुझे PV कर्व ड्रॉ करना है। AB BC CD और ऐसा D है, ऐसा। अभी देखो AB प्रोसेस के लिए हम लोग देखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, स्ट्रेट लाइन है, V इंक्रीज कर रहा है तो T भी इंक्रीज कर, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा। एक तब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब AB के लिए हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब इसका हम लोग PV कर्व ड्रॉ करेंगे AB प्रोसेस के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा होगा, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा। ए से B से C देखोगे तो B से C तुम्हारा हो गया एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक का और वॉल्यूम बढ़ रहा है एक्चुअली, तो ऐसा हो जाएगा B से C। C से D देखोगे तो C से D में फिर से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो और वॉल्यूम घट रहा है, तो ऐसा। और D से A में एडियाबेटिक वॉल्यूम घट घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि बी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इनिशियली जिसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T था, उसको एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली वॉल्यूम 2V तक, उसके बाद और फाइनली उसका प्रेशर एक्सपेंड करने के बाद PI हो गया। अभी सेम गैस को फिर से एक्सपेंड किया, लेकिन इस बार दूसरे प्रोसेस से, इस बार एडियाबेटिक प्रोसेस से, तो इस बार जो प्रेशर है उसका फाइनल वाला PA हो गया। तो PA और PI का रेशियो क्या होगा बताना। देखो फर्स्ट केस में
इनिशियल प्रेशर पी वॉल्यूम भी एक्सपेंड किया आइसोथर्मल प्रोसेस से। फाइनल प्रेशर को बोला कि पी आई और फाइनल वॉल्यूम को 2V। सेकेंड केस में फिर से उसी गैस दूसरे प्रोसेस से अगर एक्सपेंड करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, फाइनल प्रेशर पीए और वॉल्यूम 2V। तो पीए और पीआई का रेशियो क्या हो देखो। तो फर्स्ट वाला केस का बात करें हम लोग, तो फर्स्ट वाला आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब P भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस के लिए बोलेंगे P इनिशियल वाला P1 V1, तो इनिशियल तो प्रेशर P था, वॉल्यूम V था। फाइनल वाला PI वॉल्यूम बोलेंगे 2V, तो PI का वैल्यू वहां पे मिल जाएगा P/2 ऐसा। सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाला एडियाबैटिक है, मतलब P का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 का पावर गामा, बोलेंगे PV का पावर गामा इक्वल टू PA/2V का पावर गामा ऐसा। ओके, तो यहां से PA इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कि PA इक्वल टू यहां से होगा P V का पावर गामा अपॉन 2V का पावर गामा। तो ये कट छट के ऐसा 1/2 का पावर गामा। मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है 5/3। तो इसको हम लोग लिखेंगे P2 का पावर 5/3 ऐसा। अब जब इन दोनों का रेशियो लोगे, तो Pi आ गया था P/2 और Pa आ गया इतना, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये आएगा 2 का पावर -2/3। Pa अपॉन Pi का वैल्यू आएगा 2 का पावर -2/3। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट होने वाला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाले में 4 प्रोसेस के लिए कर्व बना रखा है, पीवी कर्व। तुम्हें बस पहचानना है कि इसमें से कौन सा कर्व किस प्रोसेस का है। तो देखो, फर्स्ट वाला प्रोसेस बोला है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो बोलेंगे वो डी, डी वाला डी कर्व जो है वो आइसोकोरिक है। सेकंड वाला बोला आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता, तो हम लोग बोलेंगे ए वाला। तो डी वाला आइसोकोरिक, ए वाला आइसोबारिक। थर्ड वाला बोला आइसोथर्मल और फोर्थ वाला एडियाबेटिक। तो सी और बी इनमें से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है। हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे होता है। तो नीचे वाला मतलब सी वाला एडियाबेटिक और बी वाला आइसोथर्मल। तो बी बोलेंगे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। तो DABC मतलब ऑप्शन डी जो है बोलेंगे हम लोग करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट वाला देखो। देखो, नेक्स्ट वाले में बोला कि अगर किसी गैस को सी से ए लाया जाए, पथ सी ए, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, डेल यू जो है सी से ए के लिए वो दिया है 180। अगर हम लोग डेल यू ए से सी के लिए बोलेंगे, उल्टा कर देंगे। सी से ए के लिए था -180, तो ए से सी के लिए हो जाएगा 180। अभी देखो, अब एक्चुअली इसमें तुमको निकालना है वर्क डन ए बी सी पथ के लोग, ए से बी फिर बी से सी। तो मुझे वर्क डन जो निकालना है ए बी सी पथ के लोग ऐसा। और
उसने बोला है कि ए से बी के लिए क्यू का जो वैल्यू है क्यू का वैल्यू है 250 जूल, और बी से सी के लिए, ओके सॉरी गलत, नहीं क्यू दे रखा है डायरेक्ट 250 जूल ए से बी के लिए, और बी से सी के लिए दिया हुआ है 60 जूल। तो वर्क डन क्या होगा एलोंग द पाथ ए बी सी, यही बोला है। तो देखो हम लोग बोलेंगे क्यू टोटल जो होगा ए से बी फिर बी से सी के लिए, क्यू टोटल का जो वैल्यू होगा वो 250 प्लस 60, मतलब 310 ऐसा। क्योंकि इस प्रोसेस में ए से बी में दे रहा है 250, यहाँ पे दे रहा है 60, तो कुल हिट जो दिया वो 310, और कुल ए से सी के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ ए से सी के लिए 180, तो डब्लू क्या होगा वही बताना है। तो हम लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू, तो क्यू की जगह पे 310, डेल यू की जगह पे 180, तो डब्लू जो आ जाएगा 130। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले में वीटी कर्व दिया हुआ है, तुम्हें ड्रॉ करना है पीवी कर्व। ओके, तो पहले हम लोग एक्स से वाई की बात करें, एक्स से वाई देखोगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। तो एक्स से वाई में प्रेशर कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम तो बढ़ रहा है एक्स से वाई में, ग्राफ में ही दिख रहा है वीटी कर्व में। तो हम लोग ऐसा बनाएंगे पीवी कर्व, तो बोलेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हो गया एक्स से वाई के लिए। फिर से y से z के लिए देखोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है y से z में, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, टेम्परेचर घट रहा था इसलिए प्रेशर भी घटेगा ऐसा। ये हो गया मेरा z। z से x में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल हो जाएगा ऐसा, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा था तो ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि एक बैलून जिसमें हीलियम गैस भरा हुआ था वो अचानक से बस्ट कर जाता है, फट जाता है। प्रोसेस अचानक हुआ, सडनली, कोई भी प्रोसेस इमिडिएटली हो या सडनली उसको हम लोग एडियाबेटिक बोलते हैं, तो एडियाबेटिक होगा। अब रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो देखो बैलून फट गया तो उसको वापस पहले वाले स्टेट में नहीं लाया जा सकता, ये इरिवर्सिबल है, रिवर्स इसको नहीं कर सकते, फिर से फटा हुआ बैलून से सही ओरिजिनल अवस्था में नहीं ला सकते, तो बोलेंगे ये इरिवर्सिबल होगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। ओ सॉरी सी नहीं, बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, उसका पीवी बना रखा है, ठीक है। तो बोला कि इसमें हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा ये सिस्टम, हीट मतलब क्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू,
साइक्लिक है तो डेल यू तो 0 हो जाएगा, मतलब क्यू का वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल होगा। और डब्ल्यू पीवी कर्व दिया हुआ है तो डब्ल्यू हम लोग निकाल लेंगे, एरिया होता है। ये सर्कल एक्चुअली है, तो इसका एरिया हम लोग बोलेंगे पाई R1 R2 ऐसा। पाई R1 R2 ये हो जाएगा इसका एरिया सर्कल का। देखो R1 को हम लोग बोलेंगे ऐसा, इधर वाले को R1 बोल देते हैं ऐसा, चलो। तो यहाँ पे वॉल्यूम 20 से 40 बड़ा है, मतलब 20 लीटर। तो R1 एक्चुअली इसका जो डायमीटर होगा 20 लीटर, डायमीटर हो जाएगा 20 लीटर, 20 से 40 मतलब डेल भी, मतलब 20। तो रेडियस हो जाएगा डेल वी बाई 2, डेल वी मतलब 20/2, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर का आधा अगर करोगे तो 10 लीटर मीटर क्यूब में बदलोगे तो ऐसा। ओके, R2 हम लोग इधर वाले के लिए बोलेंगे इसको। तो ए वाला डायमीटर देखोगे तो ए वाला हो जाएगा यहाँ पे भी 20 से 40 किलो पास्कल, मतलब 20। उसका आधा करेंगे तो 10, तो 10 किलो पास्कल है, मतलब 10⁻³ पास्कल ऐसा, 10 × 10⁻³ तो R1 की जगह पे ऐसा R2 के, तो ये जो आएगा Q जो आएगा वो हो जाएगा 100 पाई। तो हम लोग बोलेंगे कि 100, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।